नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज अल्मोड़ा दौरा पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम धामी। शहीदों को सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो कार्यक्रम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। दोपहर करीब 2:15 बजे अल्मोड़ा से देहरादून लौटेंगे सीएम, तो जहां बौद्धोत्सव मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री धामी और शिक्षक दिवस के मौके पर बौद्धोत्सव मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरा पर रहेंगे। कितना खास ये कार्यक्रम रहने वाला है, उनका ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही देखिए, आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और उसको लेकर भी उत्तराखंड में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अल्मोड़ा के कुमाड़ में रहेंगे, जहां वो शहीदों के सम्मान में एक आयोजित बड़ा कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। वो वापस 2 बजे देहरादून आ रहे हैं और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 4 बजे शिक्षक दिवस के अवसर पर बोधिसत्व मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल बोधिसत्व कार्यक्रम मुख्यमंत्री एक चिंतन का कार्यक्रम करते हैं, तो आज शिक्षक दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य में शिक्षा के और प्रचार प्रसार व आम जन तक, गरीब छात्रों तक बेहतर शिक्षा पहुंचे, इस पर चर्चा होगी। जी ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बागेश्वर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा तोहफा। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 1463.29 लाख की 13 योजनाओं का किया लोकार्पण, तो वही 735.01 लाख की 6 योजनाओं का किया शिलान्यास। तो बागेश्वर परिवहन डिपो का 21 बसों की सौगात भी दी। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। तो सरकार के विकास कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। तो सीएम के साथ मंत्री, सांसद और विधायक रहे मौजूद। तो बागेश्वर को बड़ा तोहफा सीएम धामी ने दिया। तो विकास की सौगात पर सीएम धामी ने बागेश्वर को दिया है। तो सीएम के साथ मंत्री, सांसद, विधायक तमाम लोग मौजूद रहे। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया बागेश्वर में। 1463.29 लाख की 13 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 735.01 लाख की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। सर्वप्रथम तो भगवान बागेश्वर नाथ व बागनाथ जी उन सरयू और गोमती के संगम को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जनपद बागेश्वर का ये डिपो यहाँ पर इसका खुल गया और ये 19वां डिपो बागेश्वर डिपो के शुभारंभ के अवसर पर मैं समूचे बागेश्वर जनपद के सभी अपने भाई बहनों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहां इस डिपो के शुरुआत से बस सेवाएं प्रारंभ होकर बागेश्वर पर ही समाप्त होंगी और अभी शिवसिंह बिष्ट जी कह रहे थे अब बागेश्वर डिपो की बसें हर जगह दिखाई देंगी, हर जगह दिखाई देंगी। इन सेवाओं हेतु 21 बसों को बागेश्वर डिपो में सम्मिलित किया गया है। 21 बसें इस डिपो से चलेंगी। आज तक परिवहन निगम 18 बस डिपो के माध्यम से अभी तक पूरे उत्तराखंड में 18 बस डिपो चल रहे थे। 19वां डिपो आपका डिपो हो गया है। इस के जुड़ जाने से जहां 19 डिपो के माध्यम से अब 1275 बसों बेड़ों के साथ जनता को यातायात की सुविधाएं और आसान होंगी और सुविधाएं उनको प्रदान होने का काम होगा। वर्ष 2020 में लगभग 2,89 लाख की लागत से मूलभूत यात्री सुविधाएं, तो बस स्टेशन भी तैयार यहां पर किया गया था। इसके
चालू होने से जहां यात्रियों को पूछताछ, आरक्षण, टिकट, घर, अमानत घर, यात्री प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, बस रेल की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान होंगी। वहीं जो प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर बना है उसमें महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन हेतु जहाँ प्रसाधन की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, यात्रियों के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था, चालक परिचालक के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था आदि के निर्माण से यहाँ की जनता सहित जो भी हमारे निगम के कर्मचारी होंगे वह भी इसका लाभ ले पाएंगे, उनको भी ये सुविधा प्रदान होगी। वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, तो जल्द सभी आरोपियों की संपत्ति की जाएगी अटैच। तो पेपर लीक के सरगना और साथी पर भी इनाम घोषित किया गया है। दो आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। सैयद सादिक और योगेश्वर राव पर इनाम घोषित है। यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, आरोपी संपन्न राव को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। नकल माफिया सादिक मूसा का साथी है संपन्न राव। आरोपी संपन्न के कब्जे से 3.80 लाख नकदी भी बरामद हुई है। तो लगातार एक्शन मोड में एसटीएफ है और एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई है और 34वीं ये गिरफ्तारी है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जहां चर्चाओं में है, वहीं राजनीति भी इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल भर्ती घोटाले की जांच कराने के लिए सीबीआई को ही मुफीद मान रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी तक 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर दूसरे राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर इतना विश्वास क्यों है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जहां एसटीएफ की कार्रवाई की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का एकाएक सीबीआई प्रेम जाग गया है। ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करती रहती है। उत्तराखंड के कांग्रेस के चीफ न्यूज 1 इंडिया के इस सवाल को वाजिब मानते हैं। हालांकि वो तर्क ये देते हैं कि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा है, लिहाजा एसटीएफ के सीमित अधिकार है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा एसटीएफ के हाथ बंधे हुए हैं। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं और इसीलिए हमने जानबूझ के ये कहा था कि प्रपत्र जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी बने, उसके पास पत्र जमा हो जाए। अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। सचिव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार किए जाएंगे उस दिन वो सफेदपोश नेता बच नहीं सकता। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हाकम सिंह को इतना बड़ा कदकाठिका दिखा दे रहे जैसे पता नहीं क्या है हो गया हाकम सिंह। हाकम सिंह कुछ भी नहीं है, एक मोहरा मात्र है। इसलिए हम हाईकोर्ट के जज के पास सारे प्रपत्र जमा करने की बात करें वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीबीआई भी अगर कहीं किसी के इशारे पे तोता बन के काम करेगी तो वो नहीं कर पाए। यूकेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती दिखाई पड़ रही। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कंफ्यूज है। कांग्रेस के आप अगर जो ऊपर से देखेंगे जितने भी नेता हैं सभी कंफ्यूज निर्णय लेते हैं और इसी कंफ्यूज नेतृत्व और कंफ्यूज निर्णय के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, इनका मैं तो यही कहूंगा कि सारा सिस्टम कंफ्यूज है और कांग्रेस कंफ्यूजन में जी रही है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में राज्य गठन के बाद सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीति से नहीं चूक रही है। उत्तराखंड में भर्ती विवाद के मामले में कांग्रेस को न जाने क्यों सीबीआई पर एतबार है, जबकि यही कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में
सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का विरोध करती है। क्या राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को लगता है सीबीआई का वो नाम ले रही है, या सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा? जबकि अभी तक यूकेएसएससी पेपर लीक में 32 से अधिक लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर एसटीएफ की ओर से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस इस मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको बता दें, एसटीएफ की ओर से अब तक इस मामले में 34 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार सीबीआई जांच कराने से बच रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सदन में उपनेता भुवन कापड़ी जी ने एक याचिका दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि भाजपा ये जानते हैं कि जो ये घोटाला है, नौकरियों का घोटाला, पैसे लेकर जॉब देने का जो घोटाला है, वो उत्तरकाशी का भाजपा का महामंत्री है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश के सरकार में बैठे मंत्रियों का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका है। सीबीआई जांच हुई तो भाजपा सरकार नंगी हो जाएगी। कि भारतीय यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और कोई कितना भी अपराधी क्यों ना हो रहा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली है, तो जांच का विषय तो नाको तो स्वाभाविक है। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री के पत्र के बाद विषय को संज्ञान लिया और एक अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी। तो उससे घबराहट कांग्रेस के अंदर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेने की तो हम कल्पना कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जाँच हो, जाँच के बाद दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा उत्तराखंड युवा चाहता है। कांग्रेस तो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की टीम तैयार है, हरिद्वार भेजी गई है, जो जिले के भ्रमण प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेगी, जिसके बाद चुनाव प्रबंध समिति का गठन कर प्रत्याशियों के चयन किया जाएगा। आपको बता दें, हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 6 सितंबर से 8 तक चलेगी, जबकि 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 सितंबर को मतगणना होगी। हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक विनोद चमोली के बाद लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने भी पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है, डकैती करने के लिए नहीं। जनता हम लोगों पर विश्वास करती है, तभी हमें चुनती है, इसीलिए हमें नैतिकता और आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए, न कि उसके अधिकारों का हनन करना चाहिए। ये मैं किसी व्यक्तिगत दल के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये जरूर सोचना है
कि जनता ने हमें सेवा के लिए भेजा है, जनता ने हमें डकैती करने के लिए नहीं भेजा है और हमें नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आचार का भी ध्यान रखना चाहिए और जनता के साथ हमको समर्पित भावना से सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके अधिकारों का हनन करना चाहिए। ये मैं उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में की जांच के लिए 3 वरिष्ठ रिटायर अधिकारियों की जांच कमेटी गठित कर 1 माह में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी, जिस पर अब कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने ऋतु खंडूरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और ऋतु खंडूरी 2007 से 2012 के कार्यकाल में हुई अवैध नियुक्तियों से बचना चाह रही हैं। उत्तराखंड में स्वागत है विधानसभा अध्यक्ष जी का और जो उन्होंने बातें कही उनमें से कई बातों से हम सहमत हैं, जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की बात करी, ध्येय की बात करी, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें गले नहीं उतर रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी 2012 के से पहले की जांच कराने से क्यों बच रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब सच जानना चाहती है और सच हमेशा पूरा जानने में ही भलाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों को बचाने की ये कोशिश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल बीसी खंडूरी जी को बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में परिलक्षित किया जा रहा है, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी जानकारी है कि जनरल बीसी खंडूरी जी के समय पर जो सरकार में नंबर 2 पोजीशन पे होते थे पर्यटन सलाहकार उनके प्रकाश सुमन ध्यानी जी, उनकी बेटी का अपॉइंटमेंट जनरल खंडूरी जी ने विधानसभा में करवाया और महानगर तत्कालीन महानगर के पदाधिकारी महेश्वर बहुगुणा जो थे, जो कि खंडूरी जी की कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके बेटे की नियुक्ति विधानसभा में करवाई गई खंडूरी जी के द्वारा। तो कहीं ये उससे बचने की कवायद तो नहीं है ऋतु खंडूरी जी की, जो वो 2012 से पहले की सारी नियुक्तियों से पल्ला झाड़ रही हैं। और वहीं मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 550 कर्मी इस समय विधानसभा में हैं। क्या आपकी 3 सदस्यीय समिति इन 550 लोगों की जानकारी नहीं जुटा पा रही है? उत्तराखंड में स्वागत है विधानसभा अध्यक्ष जी का और जो उन्होंने बातें कही। पूर्व सांसद तरुण विजय द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो फीचर वाली जीवनी को खूब सराहना मिल रही है। इस किताब में डॉक्टर मुखर्जी के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के दुर्लभ फोटोज का संग्रह है। इस पुस्तक का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर किया था। यह किताब भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक विशेष डीलक्स संस्करण है। इसमें कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध श्रेयांस बैद स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए 322 पृष्ठों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन से लेकर अंतिम संस्कार तक के 350 से अधिक दुर्लभ तस्वीरें हैं। देहरादून की सड़क पर खुलेआम ट्रैफिक रोककर शराब पीने के मामले में आरोपी बॉबी कटारिया को 25 दिनों बाद पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें, मामला सामने आने के पुलिस ने 11 अगस्त को बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी पुलिस बॉबी कटारिया का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। उत्तराखंड में बढ़ रही साइबर ठगी के प्रति अब पुलिस जनता को जागरूक करने की बात कहती हुई नजर आई। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है उसके कई प्रकार सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से हो रही है। ऐसे में पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है और जनता से भी जागरूक होने की अपील कर रही है, जिससे वह इस तरह से साइबर ठगी का शिकार ना हो सके। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। लक्सर और खानपुर में खंड विकास क्षेत्र में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उप जिला मजिस्ट्रेट की ओर से चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पर चर्चा की। साथ ही चुनाव के दौरान होने वाले शराब और पैसों की धांधली पर सख्त नजर रखने के निर्देश भी दिए। जो मुख्य बात है वो लॉ एंड ऑर्डर की है
किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए संबंधित थानों से पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और पुलिस को भी निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के क्षेत्र में किसी प्रकार का जो इलीगल तरीके से चाहे पैसा वितरण हो, शराब वितरण हो, ये किसी प्रकार से न किया जाए। और बाकी नामांकन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, उन्हें पूरी तैयारियां करनी है और 6 तारीख से नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। और जो भी इलेक्शन से संबंधित तैयारियां हैं लगभग पूरी हैं। जो तैयारियां बात के लिए हैं, चाहे काउंटिंग हॉल के लिए है, स्ट्रॉन्ग रूम है, इसकी तैयारियां भी चल रही है। रूट चार्ट वगैरह फाइनलाइज हो चुका है, तो लगभग सभी तैयारियां हैं। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिले 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक यहां ओटी और आईसीयू बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंभीर रोगियों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरे साल की मान्यता की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दबाव के चलते अल्मोड़ा मेडिकल को एनएमसी की मान्यता मिली थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में ना तो आईसीयू शुरू हो पाया है और ना ही ओटी का कार्य आधा अधूरा बना हुआ है, वहीं अधर में लटका हुआ है ये पूरा काम। मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय आर्या ने बताया कि फिलहाल ओटी और आईसीयू शुरू नहीं हो पाया है, जल्द ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने मेरे साथ भ्रमण में देखा ही है कि ओटी हमारे पूरी तरह से निर्मित नहीं है, जिस वजह से हमारे ओटी और आईसीयू नहीं शुरू हो पा रहे। बच्चों में थोड़ा सा वेस्टेज कम होता है तो हमने एनआईसीयू पीआईसीयू शुरू कर दिया है और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए और ड्रेनेज तो अभी बिल्कुल ही नहीं आता, जैसा कि आप लोगों के साथ भ्रमण में आपको पता ही चला। हमारे यहाँ धीरे धीरे काफ़ी डॉक्टर आ रहे हैं। अभी जो सेकेंड एलओपी जो सेकेंड इंस्पेक्शन होना है उसके बाद सरकार हमें 30-40 डॉक्टर और देगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम लोग काफ़ी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ताकि यहाँ की जनता को हर चीज़ का इलाज पूरी हो सके। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नन्दा देवी मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने मां की पूजा अर्चना की और महिला समिति द्वारा आयोजित झोड़ा चांचरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की और महिला के साथ झोड़े में नृत्य भी किया। महिला समिति द्वारा मंत्री को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महिलाएं इतनी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई है। नंदा सुनंदा का मेला अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का शुभारंभ भव्य तरीके से किया गया और इसी दौरान चंदवंशीय परिवार की ओर से मां नंदा सुनंदा देवी की मूर्तियों का निर्माण कर पारंपरिक रीति रिवाज से उनकी पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, नंदा सुनंदा देवी की प्रतिमाओं का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की तरह बनाया जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार नंदा पर्वत नंदा देवी का निवास स्थान है। नंदा देवी की जो है नंदा अष्टमी के रूप में नंदा अष्टमी है। सुबह से 3:30 बजे से लोगों की भक्तों की भीड़ लगे, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में सुबह 3:30 बजे से यहाँ लाइन लगी थी। अभी भी भक्त आने में दिन के टाइम जैसे अभी 11-12 बज रहे, गाँव से लोग पहुँचने, बड़ी भीड़ रास्ता हो रही। तो अभी शाम को रहनवाज साहब आए, रात परिवार के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। शाम को विधिवत पूजा किया जाती है, तांत्रिक पूजा की जाती है। माँ भगवती जो नंदा के रूप में हमने मूर्ति का निर्माण कर रखा है, यहाँ पर माँ नंदा सुनंदा के रूप में विराजमान है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।